आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हम हैं पटना बिहार में। हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम पार्टी के जीतन राम मांझी जी, या हम उनसे बातचीत करेंगे इस इलेक्शन में। जीतन राम मांझी जी, आपका आवाज़ इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत। कुल 7 सीटें आप लड़ा रहे हैं, क्या चांसेस है इन सीटों के जीतने का? देखिए, जब हम एनडीए में आए और एनडीए के नेताओं से बात होने लगी, उस समय यही कहा हमने कि हम बिना शर्त के आपके पास आए हैं। हमारा कोई शर्त नहीं है जहाँ तक सीटों का सवाल है। आप एक सीट भी नहीं देंगे तो भी आपके साथ रहेंगे। उन्होंने 7 सीट नवाजा, 7 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें 6 सीट कंप्लीट हो गया प्रथम चरण में, एक थर्ड में होने वाला है, वो 7 तारीख को। तो इस तरह से 7 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और बाकी लीजर पीरियड में, यानी कि जब हम अपने चुनाव से थोड़ा सा लीजर होता था तो एनडीए के लिए हेलीकॉप्टर से जा जा करके हम क्षेत्र में किया। कल भी प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में मोतिहारी में थे, उसके कबल भी 6 मीटिंग करके आए। तो इस तरह से हम एनडीए की मदद कर रहे हैं। जी, जैसे हम बिहार में गाँव ग्राउंड पर हम लोग जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है नीतीश कुमार के सुशासन के खिलाफ में। इसका कुछ फ़ायदा तेजस्वी को हो पाएगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो लोग बोलेंगे ही, लेकिन हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और ये भी आप मान लीजिए कि हम किसी का यस मैन नहीं हैं। एक न्यूट्रल दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हमको लगता है कि 15 साल में नीतीश कुमार ने राज्य की भलाई की बात की है, हर क्षेत्र में भलाई हुई है। और वही 15 साल पहले था, एनार्की थी, लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब था कि लोग जंगल राज बोलते थे। यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भाग रहे थे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग भाग रहे थे। तो इस तरह का वातावरण इनको मिला था और ये उसको चलाना चाहा। वो 7 निश्चय 1 करके इन्होंने 15 और 20 के बीच में चलाया। उसमें 2-3 बातें हैं, सब है प्रमुख जिसको कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम घर घर बिजली दे देंगे। तो 1980 में आए थे या 2000 के दशक में आप देखते होंगे कि 1000-1200 मेगावाट बिजली मिलती थी यहाँ। 5 घंटा 6 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं जाती थी। आज साहब 6000 मेगावाट बिजली मिल रही है। गांव में भी जाइएगा, ग्रामीण इलाका में, तो देखिएगा कि एसी लगा हुआ है, कूलर लगाए हुए हैं, फ्रिज लगाए हुए हैं। और पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए टाउन में लोग भागते थे और नहीं तो जनरेटर का सहारा लेते थे। तो ये विकास हुआ है। फिर रोड का है, हर गांव, आज भी आप जा रहे हैं तो जाइए, हर गांव में देखिएगा। ठीक है, रोड की, सड़क की स्थिति कहीं कहीं ख़राब भी मिलेगी, तो लेकिन रोड है, सब गांव में पहुंच रहे हैं और यही उनका संकल्प था तो उन्होंने किया। तो एंटी इनकम्बेंसी तब ना होती है कि जब विकास नहीं होता है। तो अब रही बात कि बहुत सा काम हो रहा है, उसमें कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हो रही होगी या होती है, तो एज ए होल बिहार की जनता यही समझ रही है कि एक करने वाले हैं और आगे इन्होंने करने को सोचा है, डिक्लेयर किया है 7 निश्चय 2 में कि अब हर खेत को हम पानी देंगे। तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 76% किसान यहाँ खेती पर निर्भर हैं। अगर हर खेत में सचमुच में पानी चला गया तो यहाँ धन्य धान्य से परिपूर्ण ये राज्य हो जाएगा। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बातें नहीं होगी। तो अल्टीमेटली बिना कहे वो हर तरह का रोज़गार लोगों को मुहैया करने की बात उन्होंने कर दी है और वो होगा। जब पिछला निश्चय 1 में, 7 निश्चय 1 में उन्होंने करके दिखलाया, तो 7 निश्चय 2 में भी वो करके दिखलावेंगे, ये आशा है। इसलिए नॉन इनकम्बेंसी का मामला यहाँ नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है कि जो हमारे सामने आगे आदमी है, जो सब जवाब दिखला रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ के अनुभवी आदमी हैं? कौन सामाजिक सेक्टर में वो काम किए हैं? कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं कि उनको इसका फ़िक्र है और इसका दर्द है? वो तो लालू यादव के बेटा हैं, राबड़ी देवी के बेटा हैं, तो उठा के रख दिए गए, आज हो गए राजनीति में। तो ऐसे तो नहीं चलता है, वंशवाद तो डेमोक्रेसी में नहीं होता है। और इसी के बहाने वो बोल रहे हैं। इस बिहार की जनता ये समझती है, इसलिए उनकी उस बात को, जो आप व्यवहारिक बात बोल रहे हैं, विश्वास नहीं कर करके एनडीए के पक्ष में बिहार के लोग निश्चित रूप में वोट दे रहे हैं और देंगे। और एक तथ्य और है कि जब प्रधानमंत्री भारत के, जब बिहार के बारे में ज़्यादा आश्वस्त कर रहे हैं, कई योजनाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को उन्होंने बेनिफिट किया है, इसकी भी
लोगों के दिमाग में बात है कि अगर यहाँ दूसरे प्रकार की सरकार आएगी तो हो सकता है भारत सरकार से सहायता कम मिले, सहयोग कम मिले। इसीलिए पूर्ण सहयोग लेने के लिए बिहार और हिंदुस्तान की सरकार एक होनी चाहिए। इस लाइन पर यहाँ एनडीए की सरकार बनती नज़र आ रही है और हम समझते हैं कि उस बार से ज़्यादा मेजोरिटी से सरकार बनेगी। जिस तरह से हमने लॉकडाउन में देखा कि बाकी प्रदेशों से जो मजदूर बाकी प्रदेशों में काम कर रहे थे, बिहार के मजदूर, वो पैदल चले आ रहे हैं, साइकिल से आए हैं, धूप में आए हैं, क्या इसका कुछ असर इस इलेक्शन में वोटों पर पड़ने वाला है? देखिए, हम पहले ही कहा कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो अतियुक्ति होती है। अब सवाल है कि यहाँ पर ये कहते हैं तो जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो कहते थे कि हम 10,000 बस देंगे लाने के लिए। कितना बस दिया बाहर के मजदूर को लाने के लिए? और यहाँ तो आपने देखा कि साहब आज तक, माने पहले था जून जुलाई तक, अब है कि नवंबर तक सब लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 किलो राशन मिलेगा और मिल रहा है। कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई किसी प्रकार की उसे जलालत नहीं है। अब उसी में कहीं कोई आपका चीज़ वो ले लिया, वो का वो चीज़ ले लिया, हो सकता है। लेकिन सरकार तो आज कह रही है कि भाई अमेरिका और यूरोप में जितना खाद्यान्न खर्चा होता है उससे ज़्यादा इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिया है और बिहार के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब लोकसभा में साथ थे, अब विधानसभा में अलग लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो देखिए, बहुत सा मुद्दा ऐसा होता है, एक चीज़ मालूम होना चाहिए आपको कि कोई सत्ता पक्ष छोड़ करके विपक्ष में नहीं जाता है। हम तो सत्ता पक्ष में थे, एनडीए में थे ही। हम लालू यादव कोई सत्ता में थे क्या? लेकिन उनके पास गए। कारण उसका था कि सत्ता पक्ष में भी हम मांग करते रहे थे। हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट के कुछ मुद्दा हैं, जैसे जुडिशरी में आरक्षण हो, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, प्रमोशन में आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण है। ये सब बर्निंग मुद्दा है शेड्यूल कास्ट के पास, और इस मुद्दा को हम एनडीए में रह करके उठा रहे थे। हमको कहा गया था कि ये सारे मुद्दा पर बारी बारी से हम ज़रूर बात करेंगे। इस बीच में लालू जी से बात हुई। लालू जी हम जानते समझते थे, बड़ी नज़दीकी हम लोगों का अपना रिलेशन रहा है। उन्होंने कहा कि देखो ये लोग कुछ नहीं करेगा, आओ हम लोग आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन के नाम पर गए। ये सारे चीज़ जो होंगे उसका आंदोलन खड़ा करेंगे, समूचे बिहार में नहीं हिंदुस्तान में करेंगे। लेकिन वहाँ गए तो मुंह से एक शब्द निकाला नहीं इस पर। और फिर वहाँ कुछ आंतरिक जो बातें थी, वहाँ डिक्टेटरशिप की बात चलने लगी और कहने लगा कि भाई हम कह दिया है ये बात होना चाहिए, अगर इसको नहीं मानना है तो वो लोग जाए। तो हम चले आए। सवाल तो यही है। बिल्कुल। बिहार को बहुत जातिवादी स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर पिछड़ा है, दलित है, उसमें और महादलित भी एक और जुड़ गया है, सवर्ण है। इस बार का जो इलेक्शन है वो जातीय आधार पर वोट पड़ने वाले हैं या विकास के आधार पर पड़ने वाले हैं? एनडीए के लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जाति आधार पर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास पर बात हो रही है। और हम कैसे बीमारू राज्य से बिहार को विकासशील राज्य बना लिया है। आज पिछड़ों में हमारा, पहले हम पिछड़े हुए थे तो हम सेकंड और थर्ड पायदान पर थे। अब आज हम 23वां पर चले गए, यानी कि हमारा विकास हुआ है। तो हमारा कहना है कि यहाँ पर जो विरोधी दल के लोग हैं वो लोग भले जात की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग न धर्म की बात कर रहे हैं न जात की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीयता की बात कर करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता उनकी ओर मुखातिब है। जी बिल्कुल। इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस और आरजेडी जिस तरह से एक साथ आए हैं, बाकी भी गठबंधन बने हैं, आपका एनडीए है, अगर हैंग विधानसभा होती है तो आप किसके पक्ष में जाएंगे? देखिए, इसका हेतु मध्यभूत का कोई जवाब नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ आएगी ही नहीं मेरे समझ से। हर स्थिति में यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी एनडीए की। धन्यवाद। ये थे जीतन राम मांझी जी। पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसा उनका विश्वास है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, पटना बिहार से। जीतन राम जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।